स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरें देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति अंगरक्षक परेड ग्राउंड में राष्ट्रपति पोलो कप प्रदर्शनी मैच देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। यह सम्मेलन कल से शुरू हुआ था, जो 30 नवंबर तक चलेगा। सम्मेलन का विषय विकसित भारत सुरक्षा आयाम है। पीएम मोदी विशेष सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे। वहीं 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद निरोध, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था में फॉरेंसिक विज्ञान और एआई के उपयोग जैसे प्रमुख सुरक्षा मुद्दों पर विस्तृत चर्चा भी होगी। 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्देश्य अब तक प्रमुख पुलिस चौकियों से निपटने में, पुलिस जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने में हुई प्रगति की समीक्षा करना है और विकसित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए एक दूरदर्शी रोडमैप की रूपरेखा भी तैयार करना है। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर के भारतीय प्रबंधन संस्थान में कल 3 दिवसीय 60वीं डीजीपी और आईडीएसपी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यशस्वी पीएम के नेतृत्व में डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस समस्याओं के समाधान, चुनौतियों और रणनीतियों से नीति निर्धारण तक देश की आंतरिक सुरक्षा के समाधान का फोरम बनकर उभरी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जैसलमेर में शकूर बस्ती ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह के अवसर पर सरदार एट 150 यूनिटी मार्च के अंतर्गत सरदार गाथा कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के लिए विशेष रोल ऑब्जर्वर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुब्रत गुप्ता की नियुक्त की गई और सुब्रत गुप्ता बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद तैयार होने वाली मतदाता सूची की जांच करेंगे। सुब्रत गुप्ता के साथ 12 आईएएस अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी सहयोग करेगा। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने कल मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की, जिसके बाद चुनाव आयोग ने डेलीगेशन की ओर से उठाए गए सभी मुद्दों का बिंदुवार तरीके से जवाब दिया। निर्वाचन आयोग ने टीएमसी सांसदों से कहा कि पश्चिम बंगाल में किसी भी बीएलओज, ईआरओज और डीईओज के काम में दखल नहीं देना चाहिए। साथ साथ ईसीआई ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को निर्देश किया कि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बीएलओ पर किसी भी प्रकार का दबाव न डाल सके और न ही उन्हें कोई धमकी दे सके। चुनाव आयोग ने सभी डीईओज को निर्देश दिया है कि झुग्गी झोपड़ियों, ऊंची इमारतों और रिहायशी कॉलोनियों में नए पोलिंग स्टेशन बनाए जाएं। ईसीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस में सिक्योरिटी भंग होने की हाल की घटनाओं को लेकर निर्देश दिया है कि ऑफिस को सही जगह पर शिफ्ट किया जाए। वहीं कोलकाता पुलिस को ऑफिस की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री केदार कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर कहा कि सौभाग्य का विषय है कि इस साल हम छत्तीसगढ़ की रजत जयंती दिवस मना रहे हैं और ऐसे अवसर पर देश के पीएम और दुनिया के सबसे ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी के आगमन इस पावन धरा पर हुआ है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। पश्चिम रेलवे तत्काल बुकिंग प्रणाली में एक महत्वपूर्ण संशोधन की तैयारी में है। मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस के लिए तत्काल टिकट अब सिस्टम द्वारा जनरित वन टाइम पासवर्ड ओटीपी के प्रमाणीकरण के बाद ही जारी किए जाएंगे और ये 1/12/2025 से लागू होगा। आईएनए हिमालय ने शरद ऋतु सत्र के लिए पासिंग आउट परेड की मेजबानी की। ये परेड प्रशिक्षुओं के गहन प्रशिक्षण का समापन है, जो अधिकारी के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं।
आरएसएस के पदाधिकारियों और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव ने सिख समुदाय के साथ मिलकर गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत के उपलक्ष्य में साकेत नेलियान स्थित संघ कार्यालय भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील तटकरे रायगढ़ में खोपोली नगर निगम चुनाव के लिए परिवर्तन विकास अघाड़ी अभियान की बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ इकाई का पुनर्गठन किया, 41 नए जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए। कर्नाटक कांग्रेस के नेतृत्व विवाद एक बार फिर उभर गया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम जीके शिव कुमार के बीच सत्ता संतुलन को लेकर बढ़ती खींचतान अब खुले विवाद में बदलती हुई दिखाई दे रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने पार्टी में विवाद को लेकर शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि कर्नाटक का मौजूदा संकट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की लापरवाही और लंबे समय से चली अनदेखी का नतीजा है। उत्तराखंड ग्रेजुएट लेवल पेपर लीक मामले में सीबीआई की एक बड़ी कार्रवाई, असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को किया गया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, अमरावती में भूमि पोलिंग के दूसरे चरण की दी मंजूरी। जीडीपी ग्रोथ पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने केंद्र को सराहा, कहा सुधारों की निरंतरता का परिणाम। बिहार में माफिया पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, डिप्टी सीएम सम्राट ने बनाया प्लान, 400 अपराधियों का डोजियर कोर्ट को सौंपा गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खाद वितरण केंद्र का किया औचक निरीक्षण, किसानों से की बातचीत, पूछा हाल। जयपुर में शिव मंदिर को नोटिस जारी करने पर विवाद और बढ़ गया है। मामले में जेडीए अधिकारी को किया गया निलंबित, शिव मंदिर से मांगा था 7 दिन में जवाब। मध्य प्रदेश में ड्रग तस्करों की खैर नहीं, 5 अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करों को 17 साल की जेल, एमपी की स्पेशल कोर्ट में सुनाई गई सजा। सूचना प्रसारण मंत्री ने एससीएल में किया सेमीकंडक्टर प्रोसेस गैलरी का उद्घाटन, प्रयोगशाला के उन्नयन की तैयारी। गोवा में आयोजित हुआ 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुक्रवार को समाप्त हो गया। फिल्म महोत्सव के समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारतीय फिल्म जगत के लिए नई दिशा देने वाला साबित होता आया है। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इफ्फी के समापन समारोह में साउथ सुपरस्टार रजनीकांत को सिनेमा में 50 साल पूरे करने पर सम्मानित किया गया। रजनीकांत ने कहा कि वो अगले 100 जन्मों तक रजनीकांत ही बनना चाहेंगे। एयरबस ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल A320 फ्लीट के लिए विमानों में सुधार हेतु एक टेक्निकल एडवाइजरी जारी की, जिसके बाद एयरलाइंस ने विमान में निर्देशित अपडेट्स किए हैं। टेक्निकल एडवाइजरी के अनुरूप अपडेट्स के कारण कई भारतीय एयरलाइंस की सेवाएं प्रभावित है। एयरलाइन कंपनियों ने यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचने से पहले फ्लाइट का स्टेटस चेक करने की सलाह दी। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर कहा कि सत्र में एसआईआर के ऊपर चर्चा होनी ही चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता श्री प्रकाश जायसवाल का यूपी के कानपुर में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। 2 दिसंबर 2025 से शुरू होने वाले काशी तमिल संगमम 4.0 पर उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। काशी तमिल संगमम एक ऐसी पहल है जो कि तमिलनाडु और काशी के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाती है। उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी इस वर्ष के संस्करण की मुख्य विशेषताओं, आयोजन की गई प्रमुख पहलों, सांस्कृतिक और शैक्षणिक आउटरीच कार्यक्रमों और KGS 4.0 के मंत्रालय की तैयारियों को साझा करेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति और IIT-BHU के निदेशक भी काशी तमिल संगमम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इस पहल के तहत दक्षिण के आगंतुकों को BHU में प्रशिक्षित किया जाता है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुलाबगंज में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, साथ साथ प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया।
चक्रवात दितवाह का कहर श्रीलंका में जारी है। श्रीलंका में भारी बाढ़, मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के कारण अगले 12 घंटों में कोई और बाढ़ की आशंका जताई गई है। दितवाह से अभी तक 56 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 23 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बता दें कि बाढ़ के कारण श्रीलंका के पूर्वी और मध्य इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होने के कारण ज्यादातर मौतें भूस्खलन से हुई हैं। दितवाह चक्रवात से राजधानी कोलंबो समेत लगभग 44,000 लोग प्रभावित हुए। लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकालने में वायुसेना की मदद ली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात दितवाह से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। साथ साथ मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। पीएम मोदी ने कहा, भारत संकट की इस घड़ी में श्रीलंका के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी से कोलंबो में राहत सामग्री पहुंचाने में की जानकारी दी। श्रीलंका में तबाही के बाद अब चक्रवात दितवाह भारत की ओर बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि श्रीलंकाई तट से उठकर दितवाह तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने चक्रवात दितवाह के मद्देनजर चेन्नई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चक्रवात दितवाह पर तमिलनाडु के कुड्डालोर में भारी बारिश की चेतावनी। डीएमसीबी आदित्य सेंथिल कुमार ने बताया कि प्रशासन ने 233 राहत सेंटर को चिन्हित किया है ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा सके। कुड्डालोर जिला प्रशासन ने तैयारी के साथ मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1077 जारी किया है। कोई भी शिकायत होने पर लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चक्रवाती तूफान दितवाह के पुडुचेरी में रविवार तक और तटीय आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में 1 दिसंबर तक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे लेकर चेतावनी भी दी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार फटाफट अंदाज में खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। ब्रेक के बाद स्वागत है एक्सप्रेस 100 देख रहे हैं आप। चलिए रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। यूपी के वाराणसी में ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती देखने को मिल रही है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई हो रही है। वाराणसी में अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमरावती में 15 नए बैंक और बीमा कंपनी कार्यालयों की आधारशिला रखी। इस मौके पर सीएम चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण रहे मौजूद। राज्य सरकार के अनुसार इस परियोजना के जरिए कुल 1,328 करोड़ रुपए का निवेश होगा और क्षेत्र में 6,541 नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत में पर्यटन उद्योग आने वाले वर्षों में 20% की वृद्धि के साथ आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत की पर्यटन क्षमता 2030 तक और ज्यादा बढ़ेगी और उसके बाद और भी ज्यादा बढ़ेगी। फिक्की की 8वीं एजीएम के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ता मध्यम वर्ग पर्यटन को नई दिशा दे रहे हैं। साथ साथ व्यक्तिगत आय पर 12 लाख रुपए तक की कर छूट ने भी घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दिया है। फिक्की की वार्षिक आम बैठक में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत इस समय अमेरिका, यूरोपीय संघ सहित करीब 50 देशों और समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर सक्रिय रूप से कर रहा है बातचीत।
पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अमृतकाल में प्रवेश कर रहा है। वहीं केंद्र का सामूहिक मिशन एक आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी और फ्यूचर रेडी भारत के निर्माण के साथ स्पष्ट है, जिसे इनोवेशन और देश की युवा शक्ति से सपोर्ट मिल रहा है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ने जुलाई-सितंबर तिमाही में 8.2% की वृद्धि दर हासिल की है। ये 6 तिमाहियों का उच्चतम स्तर है। मूडीज रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में 7% और अगले वर्ष 6.4% जीडीपी विस्तार के साथ भारत उभरते बाजारों और पूरी एशिया प्रशांत क्षेत्र में विकास का नेतृत्व करेगा। वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के दौरान कृषि, वानिकी और मत्स्य क्षेत्र में सकल मूल्यवर्धन से वास्तविक हिसाब से 3.5% की इसमें वृद्धि हुई है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 4.1% की तुलना में कम है। वित्त वर्ष 2026 की जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान भारत का निजी अंतिम उपभोग व्यय पीएफसीई बढ़कर 7.9% हुआ, जो पिछली 3 तिमाहियों में सबसे अधिक वृद्धि दर। भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी के अक्टूबर 2025 के आंकड़े अब 1 दिसंबर को किए जाएंगे जारी। सरकार ने जीडीपी रिलीज के कारण बदली तारीख। लोवी इंस्टीट्यूट की एशिया पावर इंडेक्स 2025 रिपोर्ट में भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावशाली देश। भारत को 27 देशों में तीसरा स्थान दिया गया, तो वहीं अब भारत की आर्थिक क्षमता रैंकिंग एक स्थान सुधरकर तीसरे स्थान पर पहुंच गई। भारत में कोयला खनन को रफ्तार देने के लिए सरकार ने 18 नई कंपनियों को सरकारी सूची में शामिल किया। इसके साथ ही अब ऐसी एजेंसियों की कुल संख्या 45 हुई। सरकार का कहना है कि इस कदम से कोयला सहित खनिज संसाधनों की खोज तेज होगी, तकनीकी क्षमता बढ़ेगी और देश के खनन क्षेत्र में निजी भागीदारी को नई दिशा मिलेगी। देश के शेड्यूल कॉमर्शियल बैंकों का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 2.5% बढ़कर वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में 0.94 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसकी वजह फीस आय में बढ़ोतरी और ऑपरेटिंग खर्चों में का नियंत्रण में रहना है। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर 91 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ये कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन और वैधानिक और नियामकीय अनुपालन में पाई गई गंभीर कमियों, विशेषकर केवाईसी नियमों से जुड़ी खामियों के चलते किया गया। केंद्रीय जीएसटी प्राधिकरण ने वस्तु के निर्यात पर कथित रूप से गलत रिफंड के लिए टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड पर 41 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने बायजू की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड को शेयरों का अलॉटमेंट होगा। कंपनी ने 100 करोड़ रुपए के राइट्स इश्यू के लिए जमा किए 25 करोड़ रुपए के सोर्स पर शंका जाहिर की। भारत में प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल निवेश इस वर्ष अक्टूबर में 5.3 अरब डॉलर के आंकड़े तक पहुंच गया है, जो कि मासिक आधार पर 9% की वृद्धि को दर्शाता है। कारोबारी सत्र के दौरान सोने और चांदी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जिससे सोने की कीमत 1,26,500 रुपए प्रति 10 ग्राम से अधिक और चांदी की कीमत 1,64,000 रुपए प्रति किलो से अधिक हो गई। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड और कारोबारियों के बीच एक मुश्त निपटान योजना को मंजूरी दी। इससे 5,682 कारोबारियों को 1,950 करोड़ रुपए के भुगतान का रास्ता हुआ साफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा ऑटो पेन से हस्ताक्षर किए गए दस्तावेजों को रद्द किया। ट्रंप ने दावा किया कि बाइडेन के लगभग 92% ऑर्डर इसी मशीन से साइन हुए थे। ट्रंप ने बाइडेन पर आरोप लगाया कि ऑटो पेन को अवैध तरीके से चलाया गया था। उन्होंने बाइडेन पर नियंत्रण खोने और स्टाफ पर निर्भर रहने का भी आरोप लगाया। अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी यूएससीआईएस ने शरण से जुड़े सभी मामलों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। एजेंसी के डायरेक्टर ने बताया कि ये कदम सुरक्षा मापदंडों को और मजबूत करने के लिए उठाया गया। यूएससीआईएस डायरेक्टर ने कहा कि जब तक सभी जरूरी सुरक्षा प्रक्रियाओं की पुष्टि नहीं हो जाती है, तब तक फैसले लंबित रहेंगे और इसी बीच अफगान पासपोर्ट धारकों के वीजा जारी करना भी फिलहाल रोक दिया गया है।
हांगकांग के ताइपो इलाके में स्थित वांग फुक कोर्ट में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 128 हो गई है। 200 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार वांग फुक कोर्ट परिसर में बचाव अभियान पूरा कर लिया गया है, लेकिन चेतावनी दी गई है कि मृतकों की संख्या अभी भी बढ़ सकती है। हांगकांग के भ्रष्टाचार विरोधी निकाय की आग लगने के कारण की जांच शुरू हो गई है। पुलिस ने निर्माण कार्य से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। तुर्की में बोस्फोरस स्ट्रेट के पास ब्लैक सी में रूस की शैडो फ्लीट के एक टैंकर का उसमें धमाका हुआ, जिससे इंजन रूम में लगी भयंकर आग। अधिकारियों ने बताया कि आग कथित तौर पर बाहरी टक्कर के कारण लगी। वहीं तुर्की की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने बताया कि तुरंत बचाव अभियान चलाकर दोनों जहाजों के कुल 25 क्रू मेंबर को सुरक्षित निकाल लिया गया। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया श्रीनबाम ने की अर्नेस्टिना गोडोय के अस्थायी रूप से मैक्सिको के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्ति की घोषणा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यरबक के घर पर भ्रष्टाचार विरोधी छापेमारी के बाद उन्हें बर्खास्त करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। इंडोनेशिया में उत्तरी आचे प्रांत और पश्चिमी सुमात्रा में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 174 हुई। 79 लोग अभी भी लापता। भारी बाढ़ और भूस्खलन के कारण हजारों परिवारों को अस्थायी आश्रय गृहों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। फिलहाल बचाव अभियान अभी भी जारी है, लेकिन कई इलाकों तक मदद पहुंचाना अभी भी मुश्किल। पेरू के राष्ट्रपति जोस जेरी ने कहा कि उनकी सरकार देश की दक्षिणी सीमा पर आपातकाल का ऐलान करेगी। उन्होंने कहा सरकार इलाके में ज्यादा सशस्त्र बलों को तैनात करेगी, क्योंकि बड़ी संख्या में वेनेजुएला के प्रवासी चिली से उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर अप्रवासी विरोधी भावनाएं बढ़ गई हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर को रांची में होने वाले पहले वनडे मैच को लेकर शहर में उत्साह चरम पर है। दोनों टीमें रांची पहुंच चुकी हैं और मैच से पहले मैदान पर जमकर पसीना बहा रही है। भारत और दक्षिण अफ्रीकी टीम ने रांची के JSCA स्टेडियम में अभ्यास सत्र में भाग लिया। टीम इंडिया के विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल, रविंद्र जडेजा और पूरी टीम मैच पर उतरी और करीब 3 घंटे तक अभ्यास किया। 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों टीमें जीत के साथ वनडे सीरीज की शुरुआत करने उतरेंगी। रांची के क्रिकेट प्रेमियों में मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने ब्रिस्बेन में होने वाले एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट से पहले पूरी तरह से फिट होने की उम्मीद जताई है। हालांकि उन्होंने पर्थ की पिच की कड़ी आलोचना की है। ऑस्ट्रेलिया एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट में कप्तान पैट कमिंस के बिना खेलेगी। कमिंस की पीठ की चोट के चलते दूसरे टेस्ट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। बीसीसीआई ने घोषणा की कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम 21 से 30 दिसंबर के बीच श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज खेलेगी। सभी मुकाबले विशाखापट्टनम और तिरुवनंतपुरम में खेले जाएंगे। श्रीलंका की टीम 2016 के बाद पहली बार भारत में द्विपक्षीय T20 सीरीज खेलने आ रही है। भारत श्रीलंका के बीच पहला T20 21 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। FIH जूनियर विश्व कप में भारत ने जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया। रोशन खुजूर और दिलराज सिंह के 2-2 गोल की मदद से भारत ने चिली को 7-0 से हरा दिया। भारत के लिए अजीत यादव, अनमोल एका, कप्तान रोहित ने भी गोल किए। अंडर 21 वर्ग में दूसरे नंबर पर काबिज भारतीय टीम आज अपने दूसरे पूल बी मैच में ओमान से भिड़ेगी। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने महिला सिंगल सेमीफाइनल में जगह बना ली। तन्वी ने क्वार्टर फाइनल में हांगकांग की हैप्पी को 21-13, 21-19 से हराया। तन्वी शर्मा सेमीफाइनल मुकाबले में अब जापान के हिना अकेची से होगा। हिना ने सुंग युन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के अन्य मुकाबलों में भारत की उन्नति ने हमवतन रक्षिता श्री संतोष आर को 21-15, 13-21, 21-16 से हराया। सेमीफाइनल में उन्नति का सामना तुर्की की चौथी सीड नस्लिहान एरन से होगा। पुरुषों के दूसरे सेमीफाइनल में किदाम्बी श्रीकांत, मिथुन मंजुनाथ
आमने सामने होंगे। श्रीकांत अपने ही देश के प्रियांशु राजावत के इंजर्ड होने के बाद आखिरी 4 में पहुंचे। वहीं मिथुन ने मनराज सिंह को 21-18, 21-13 से हराया। महिला डबल्स इवेंट में टॉप सीड गायत्री गोपीचंद और ट्रिसा जॉली ने 5वीं सीड तुर्की की बेंगिसु अर्सेटन को और नाजरकिन इंसी को 21-15, 21-16 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।